गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैं हूँ श्रद्धा। मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाती हूँ। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार स्वागत करती हूँ। ओके, तो कल हमने पढ़ा था चूरू जिला। कल हमने चूरू जिला कंप्लीट कर लिया था, बस उसके हमने क्वेश्चंस नहीं देखे थे, है ना। क्या नहीं देखे थे? क्वेश्चंस नहीं देखे थे। तो वो क्वेश्चंस हम बाद में देखने वाले। आज हम पढ़ने वाले दौसा जिला, राजस्थान का दौसा जिला, ये पढ़ने वाले हम। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है दौसा जिला का मैप। ये जो है एरिया, ये है दौसा जिला। ठीक है, ओके। जो दौसा जिला है, और दौसा जिले का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा है। मतलब देवगिरी पहाड़ी है, उसके नाम पर दौसा जिले का नाम दौसा रखा गया है। तो चलो हम दौसा जिला के बारे में क्लास स्टार्ट करते हैं। कछवाहा राज्य के संस्थापक दुलेराय ने लगभग 1137 ईस्वी में दौसा क्षेत्र में बड़ गुजरों को हराकर, किसको हराकर? बड़ गुजरों को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। तो कछवाहा राज्य के संस्थापक जो थे वो थे दुलेराय। उन्होंने कौन सी ईस्वी में? 1137 ईस्वी में दौसा क्षेत्र में बड़ गुजरों जो थे उनको हराकर अपना शासन स्थापित किया था। और इस क्षेत्र को, जो दौसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाया था। किसके? ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाया था। देखो, ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो क्या थी? दौसा थी। ओके, दौसा को इन्होंने प्रथम राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? तो दुलेराय ने। ओके, याद रखना, दुलेराय ने 1137 में दौसा क्षेत्र में बड़ गुजरों को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद इन्होंने ढूंढाड़ के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा को बनाया था। उसके बाद मैंने जैसा बताया था, दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा है ना। दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर दौसा रखा गया। ओके, देखो हम दौसा के बारे में पढ़ते हैं। जो दौसा है वह देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है दौसा। ओके, दौसा के कुछ उपनाम है: देवांश, देवनश, घोषा, देनवास। ये जो नाम है, ये सब दौसा के प्राचीन नाम है, उपनाम नहीं है। ओके, प्राचीन नाम है। याद, प्राचीन नाम और उपनाम में डिफरेंस रहता है। ओके, तो ये दौसा के प्राचीन नाम है। और जो दौसा है वो NH11 पर स्थित है। अभी NH11 का नाम चेंज हो गया है, शायद NH21 हुआ है या फिर 22, मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म करके मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी जो दौसा जिला था पहले, या फिर अभी भी बोलो, तो वो NH11 पर स्थित है। ओके, उसके बाद दौसा को 10 अप्रैल 1991 को, मतलब दौसा जो है 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से 4 तहसील, मतलब 10 अप्रैल 1991 को जो जयपुर है उससे 4 तहसील को अलग किया गया था। ओके, क्या किया गया था? 4 तहसीलों को अलग किया गया था। तो वो तहसीलें कौन कौन सी थी? देखो, दौसा, शिकराय, बसवा एवं लालसोट। ये जो नाम है, इन चारों तहसीलों को
किससे अलग किया था? जयपुर से अलग किया था। उसके बाद इसे 29वां जिला बना दिया गया था। किसे? राज्य का 29 जिला किसे बनाया था? तो दौसा को बनाया था। ओके, 29वां जिला जिसे बोलते हैं वो दौसा था। ओके, उसके बाद 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को भी दौसा में मिला दिया गया था। तो कौन सी तहसील को दौसा में दिया गया था? तो 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को मिला दिया गया था। किसमें मिला दिया गया था? तो दौसा में मिला दिया गया था। ओके, उसके बाद दौसा जिला जयपुर संभाग का अंतर्गत आता है। मतलब जो दौसा जिला है वो अपने जयपुर संभाग जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, और 10 अप्रैल मतलब 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले को जयपुर से पृथक का स्वतंत्र जिला बना दिया गया था। जयपुर से पृथक का क्या स्वतंत्र जिला बना दिया गया है। ठीक है, और दौसा जिले का क्षेत्रफल जो है वो 3432 है, मतलब 3432 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ आया? देखो एक बार हम और दौसा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो दौसा कहाँ पर स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर दौसा स्थित है। उसके बाद देवांश, देवनस, घोसा, देनवास, ये दौसा के क्या है? प्राचीन नाम है। ओके, और दौसा जो है वो NH11 पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो NH11 पर दौसा स्थित है। ओके, उसके बाद देखो 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 1991 से कौन सी 4 तहसीलें अलग हुई थी? कौन सी 4 तहसीलें अलग हुई थी? ठीक है, ठीक है, उन 4 तहसीलों का नाम था दौसा, सिकराय, बसवा एवं लालसोट। ठीक है, ये चारों तहसीलें दौसा जिले से अलग की गई थी। कब की गई थी? तो 10 अप्रैल 1991 को, और इसे राज्य का 29वां जिला बना दिया गया था। ठीक है, क्या बना दिया गया था? राज्य का 29वां जिला बना दिया गया था। किसे बना दिया गया था? दौसा को बना दिया गया था। उसके बाद 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1992 को 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील, किसके? सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा में मिला दिया था। किसमें मिला दिया था? दौसा में। जो दौसा जिला है वह जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले को जयपुर से पृथक का स्वतंत्र जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? तो स्वतंत्र जिला बनाया गया था। ओके, इतना समझ आया? और दौसा का जो क्षेत्रफल है वो है 3432 वर्ग किलोमीटर। ओके, उसके बाद रेजी कपड़ा, जो रेजी कपड़ा आता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? रेजी कपड़ा जो है वो लाल सोट का प्रसिद्ध है। ओके, रेजी कपड़ा जो है वह लाल सोट का प्रसिद्ध है। देखो ये जो इमेज देख रही है आपको, ये फोटो तस्वीर जो दिख रही है आपको, ये रेजी कपड़े की तस्वीर है। ठीक है, ओके, इसके बाद है पढ़ के लिए इस कपड़े का प्रयोग किया जाता है। तो इस कपड़े का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पढ़ के लिए इस कपड़े का प्रयोग किए जाते हैं। कौन से कपड़े का? तो रेजी कपड़े का। ठीक है, कौन से कपड़े का? तो रेजी कपड़े का
ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आलूदा गांव। जो आलूदा गांव है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आलूदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खादी के कपड़ों के लिए आलूदा गांव प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आलूदा गांव जो है वह खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये खादी के कपड़े हैं। मतलब जो खादी का कपड़ा आता है ना, उसकी ड्रेस बनी हुई है। ये खादी के कपड़ों की ड्रेस है। वह जो खादी का कपड़ा है वह आलूदा गांव का प्रसिद्ध है। आलूदा कहाँ है? तो दौसा में। ओके। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम तिरंगा जो फहराया गया था वो कहाँ फहराया गया था? आलूदा गांव में फहराया गया था। और उस जो निर्मित था वो यहाँ से बनाया गया था। मतलब जो अपना देश का पहला तिरंगा जो बना था और पहला तिरंगा जो फहराया गया था वो कहाँ? दौसा में, दौसा के आलूदा गांव में फहराया गया था और वो वहीं पे बनाया भी गया था। ठीक है, ओके, इतना समझ आया? उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख बांध। क्या देखते हैं? प्रमुख बांध। कहाँ के? दौसा के प्रमुख बांध देखते हैं। ओके, तो देखो पहला है कल गो सागर बांध। कौन सा है? कल गो सागर बांध। यह बाण गंगा नदी पर निर्मित है। कहाँ निर्मित है? तो बाण गंगा नदी पर निर्मित है। ओके, इसे काल सागर बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल सागर बांध। किसे कहा जाता है? तो ठीक है, कालगो सागर बांध जो है इसे काल सागर बांध भी कहा जाता है और यह बाण गंगा नदी पर निर्मित है। और यह दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। क्या है? दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो काल सागर बांध, कालगो सागर बांध। ओके, कलगो सागर बांध। ठीक है, उसके बाद है माधव सागर बांध। माधव सागर बांध। ओके, कौन सा बांध है? माधव सागर बांध। दौसा जिले का माधव सागर बांध रियासत काल में 1887 में बनाया गया था। रियासत काल में कब बनाया गया था? तो 1887 में बनाया गया था। क्या? तो माधव सागर बांध। ओके, और इस बांध पर भराव क्षेत्र करीब 20 मील में है। ठीक है, इस क्षेत्र का जो भराव है वह 20 मील तक किया हुआ है। ओके, ओके, इतना समझ आया माधव सागर बांध तक? देखो ये जो इमेज है ये माधव सागर बांध की है। देखो ये जो इमेज है ये माधव सागर बांध की इमेज है। ठीक है, उसके बाद है सैंथल बांध। सैंथल बांध भी दौसा जिले का प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख मंदिर। पहला है हमारा मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। कौन सा है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। यह मंदिर NH 11 पर स्थित है। कहाँ है? तो NH 11 पर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर पर भूत प्रेत, बुरी आत्मा व जादू टोने के निदान हेतु प्रसिद्ध है। मतलब ये जो मंदिर है यह कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, बुरी आत्माएं रहती है और जादू टोने भी किए जाते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस मंदिर की जो मूर्ति है वह पर्वत का ही एक अंग है। क्या है? पर्वत का ही अंग है। जो मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति है वह पर्वत का एक अंग है। ओके, क्या है? तो पर्वत का एक अंग है मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति, याद रखना। ओके, उसके बाद है यह हनुमान जी की बाल प्रतिमा है। मतलब यहाँ जो मूर्ति है वह हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमा है। ओके, मतलब बाल रूप की मूर्ति है, जब हनुमान जी बाल रूप में थे तब की मूर्ति है। इस प्रतिमा के बाईं ओर सदैव एक झरना जलधारा बहती। क्या बहती है? जलधारा। कहाँ? तो इस झरने के बाईं ओर। ओके, हमेशा एक जलधारा बहती ही रहती है। ओके, फिर मंदिर दो पहाड़ियों के मध्य में निर्मित है। मतलब ये जो मंदिर है
मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर यह 2 पहाड़ियों में निर्मित है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है मेहंदीपुर बालाजी को। क्या कहा जाता है? घटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये जो फोटो है ये है बालाजी महाराज की, जो मेहंदीपुर के बालाजी है उनकी तस्वीर है ये, देखो। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हर्षद माता मंदिर। क्या है? हर्षद माता मंदिर। यह आभानेरी में है। आभानेरी कहाँ है? दौसा में है। आभानेरी दौसा में। ओके, आभानेरी गांव में चांद बावड़ी के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। मतलब समझो राइट में चांद बावड़ी है तो इसके जस्ट सामने हर्षद माता का मंदिर है। ओके, वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर जो है वह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। देखो, चांद बावड़ी के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है ये मंदिर। ओके, और वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है ये। ओके, फिर कालीन महामारू शैली में यह मंदिर निर्मित है। किसमें निर्मित है? तो महामारू शैली में यह मंदिर निर्मित है। ओके, देखो ये जो मंदिर है यह हर्षद माता का मंदिर है। ओके, ठीक है। उसके बाद है पंच महादेव मंदिर। क्या है? पंच महादेव मंदिर। यह पंच महादेव मंदिर जो है, मतलब इस मंदिर में नीलकंठ, बेचड़नाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ एवं सोमनाथ में सभी समुदायों के धर्म पर्यायण लोग निर्मित रूप से दर्शन करने आते हैं। मतलब ये जो मंदिर है यहाँ पर हर एक प्रकार के समुदायों के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। जो पंच महादेव मंदिर है यहाँ पर 5 शिवालय है, जो आज भी जन जन की आस्था का केंद्र है। मतलब जन जो हो गए वो हम लोग हो गए, मतलब जनसंख्या, जनता, जिन्हें जन 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 बोलते हैं हम लोग, उनका आज भी यह प्रमुख केंद्र है। मतलब यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। ओके, इसमें 365 फुट ऊंची पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण मास एवं शिवरात्रि पर लक्खी मेला लगता है। क्या लगता है? तो लक्खी मेला। कब लगता है? तो नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण एवं शिवरात्रि पर लक्खी मेला लगता है। कितने फीट ऊंची पहाड़ी पर? तो 365 फीट ऊंची पहाड़ी पर। ओके, देखो ये जो है ये नीलकंठ महादेव, मतलब जो यहाँ पे पंचमुखी महादेव है, 5 महादेवों की मूर्ति, उनमें से भाई एक मूर्ति की ये फोटो है। ठीक है, जो मेन मूर्ति है वहां की उनकी फोटो है ये। नीलकंठ महादेव मंदिर 11वीं शताब्दी पर नागर शैली में निर्मित है। ओके, जो यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है महादेव जी का, वो 11वीं शताब्दी पर निर्मित है। ठीक है, और नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, उसके बाद है झांझेश्वर महादेव का मंदिर, जो झांझी रामपुर में स्थित है। कहाँ है? झांझी रामपुर में स्थित है। इस मंदिर में एक ही जलहारी में 121 महादेव है। मतलब कैसे? एक रो रहती है, उस रो को कहते हैं जलहारी। समझ लो, जो एक रो रहती है, ये एक रो है, इसमें ही 21 महादेव की मूर्ति है। 1 2 3 4
यहीं पर 21 महादेव जो है वो ऐसे मतलब इस रो में, एक ही रो में 21 मूर्तियां है। देखो जैसे कि आपको देखो ये दो मूर्तियां तो यहाँ दिख रही है एक रो में, ऐसे ही पूरी रो में सारी मूर्तियां इसके थे, ठीक है। ओके, और यहाँ निर्मित गोमुख से सर्दियों में गर्म पानी तथा गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। क्या बहता है? सर्दियों में गर्म पानी बहता है और गर्मियों में ठंडा पानी। देखो ये जो गोमुख है यहाँ से सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। मंदिर समझ आए? ये हमारे यहाँ के प्रमुख मंदिर है, कहाँ के? तो दौसा के। एक बार और हम मंदिर देख लेते हैं। ओके, देखो पहला जो है वो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है जो NH 11 पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ भूत प्रेत बुरी आत्मा जादू टोने किए जाते हैं। यह जो मूर्ति वो पर्वत का ही एक अंग है, मतलब पर्वत का ही एक टुकड़ा है जो हनुमान जी के बाल रूप की प्रतिमा के समान बना हुआ है, ठीक है। और इनकी बाई ओर सदैव एक झरना बहता है, मतलब जल धारा बहती है, जिसे जल धारा कहा जाता है, वह बहती है। फिर है मेहंदी मंदिर दो पहाड़ियों के मध्य में निर्मित है, मतलब ये जो दो पहाड़ियां है उसके बीच में मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे घटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो घटा मेहंदीपुर बालाजी। ओके, उसके बाद है हर्षद माता मंदिर जो आभानेरी दौसा गांव जिले में है। आभानेरी गांव में जो चांद बावड़ी उसके ठीक विपरीत हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर कहलाता है और यह प्रतिहार कालीन महामारु शैली में बना हुआ है। ओके, देखो ये मंदिर। उसके बाद है पंच महादेव। यहाँ पर नीलकंठ, बैजनाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ, सोमनाथ में सभी समुदाय जो है उसके धर्म परायण लोग जो है वह नियमित रूप से दर्शन करते हैं। ओके, हमेशा दर्शन के लिए आते हैं। और जहाँ यहाँ पर 5 शिवालय आज भी जन जन की आस्था का केंद्र है। किसकी आस्था का केंद्र है? तो जन जन की। और यहाँ एक पहाड़ी है जिस पर 365 फुट ऊंची जो पहाड़ी है उस पर नीलकंठ महादेव का मतलब मंदिर जो है उसमें श्रावण एवं शिवरात्रि पर लक्खी मेला लगता है। ओके, कौन सा मेला लगता है? तो लक्खी मेला। और जो नीलकंठ महादेव का मंदिर वह 11वीं शताब्दी एवं जिसे नागर शैली कहा जाता है उसमें निर्मित है। उसके बाद है झाजेश्वर महादेव का मंदिर जो झाजीरामपुर में स्थित है। ओके, यह मंदिर, इस मंदिर में एक ही जल हारी के नीचे 121 महादेव है, ठीक है। यहाँ पर गर्मियों में जो गोमुख है उसमें गर्मियों में ठंडा पानी बहता है तो सर्दियों में गर्म पानी बहता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं चांद बावड़ी। जितना भी पढ़ा उतना समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चांद बावड़ी। ओके, क्या है? तो चांद बावड़ी। जो चांद बावड़ी है वो अईनेरी दौसा में स्थित है। कहाँ है? तो अईनेरी दौसा में। ओके, प्रतिहार कालीन महामारु शैली में जो चांद बावड़ी है वह निर्मित है। इसके सामने वाला जो मंदिर है मैंने अभी बताया था वो किसका है? जस्ट विपरीत मंदिर हर्षद माता का मंदिर जो है वो चांद बावड़ी के एकदम विपरीत है, मतलब जस्ट सामने बोल सकते हैं हम। ओके, और जो यह चांद बावड़ी यह प्रतिहार कालीन महामारु शैली में बनाई गई है, ठीक है। चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था भाई? 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज द्वारा
करवाया गया था निर्माण चांद बावड़ी का। ओके। और राजा मिहिर भोज जो चांद नाम से भी जाना जाता है, जो राजा मिहिर भोज है उन्हें चांद नाम से भी जाना गया है। ठीक है, किस नाम से जाना गया है? तो चांद नाम से भी जाना गया है। और इन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम क्या रखा गया है? चांद बावड़ी। किसका नाम? तो जो चांद बावड़ी है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो राजा मिहिर भोज के नाम पर क्या रखा गया है? चांद बावड़ी रखा गया है। ओके। चांद बावड़ी चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? तो भाई 35 मीटर चौड़ी है चांद बावड़ी, चारों तरफ से, चारों साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके। चांद बावड़ी जो है वो चारों साइड से इक्वल है, 35 किलोमीटर। ओके, 35 मीटर। ठीक है, ये देखो, ये जो दिख रही है यह चांद बावड़ी, और इसकी जो सीढ़ियां है वो अनगिनत सीढ़ियां, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हम, इतनी सीढ़ियां है चांद बावड़ी में। ओके। उसके बाद है हमारा दोसा का किला। ठीक है, दोसा का किला जिसे दोसा का दुर्ग भी कहा जाता है, इस दुर्ग का जो निर्माण है वह बड़ गुज्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया है। किसने किया है? तो गुज्जर प्रतिहारों ने के द्वारा किया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बड़ गुजरों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ गुजरों। किन्हें कहा जाता है? गुज्जर प्रतिहारों को कहा जाता है बड़ गुजरों के। देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है यह दुर्ग, मतलब जो दोसा का किला है वह देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, और यह एक शानदार पर्यटन स्थल है, मतलब ये एक शानदार घूमने की जगह है। ठीक है, इस दुर्ग में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के दो दरवाजे हैं। ओके, एक हाथीपोल नाम का दरवाजा है, दूसरा मोरी दरवाजा है। ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये आपको दोसा के किले की इमेज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये भी देखो, ये लेटेस्ट अपडेट इमेज है, मतलब जब लोग यहाँ पर घूमने जाते उस टाइम की इमेज निकली हुई है ये, और ये पहले की इमेज है। ओके, फिर है गिचगढ़ किला। यह भी कहाँ है? दौसा में है। ये देखो, ये गिचगढ़ किला है, इसकी इमेज। ये जो किला दिख रहा है ये गिचगढ़ किला है। और उसके बाद ये किले समझ आए, हम एक बार मैं और किले की डिटेल एक बार और बता देती हूँ आपको। चांद बावड़ी, जैसा कि मैं बताया गया, चांद बावड़ी के ठीक विपरीत हर्षिता माता का मंदिर है, ये आई नेरी दौसा में स्थित है। और यह जो चांद बावड़ी है यह भी महामारू शैली में बनी हुई है, कब? प्रतिहार कालीन की। और यह 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज द्वारा बनाया गया था। जो राजा मिहिर है उन्हें चांद भी कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया था। ठीक है, और यह चारों ओर से 35 मीटर चौड़ी है। क्या है? 35 मीटर चौड़ी है, और इसकी जो सीढ़ियां है वो अनगिनत है। ठीक है, फिर दोसा का निर्माण, मतलब दोसा किला, इसका निर्माण बड़ गुज्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। और यह जो दुर्ग है, किला, यह देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और ये घूमने की एक बहुत अच्छी जगह है। ओके, और इस दुर्ग में एक हाथीपोल और मोरी दरवाजा नाम के दो दरवाजे हैं। गिचगढ़ का जो किला है वो भी कहाँ है? दौसा में है। ओके, इतना समझ आया? ओके, फिर है बंजारों की छतरी। तो वो कहाँ है? लाल सोट दौसा में है। जो बंजारों की छतरी है वह लाल सोट दौसा में है।
6 खंभों की छतरी है। ये जो है वो 6 खंभों की छतरी, देखो जैसे दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 और एक दिख नहीं रहा है। ओके, ये 6 खंभों की छतरी बनी हुई है। ओके, कौन सी 6 खंभों की छतरी है? तो बंजारों की जो छतरी है वह 6 खंभों की छतरी है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख मेले। ओके, जो मेहंदीपुर बालाजी का मेला, पहला है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। यह मेला दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में होली एवं दशहरा तथा हनुमान जयंती के अवसर पर भरता है। जो मेला है वह मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, वहां पर कब भरता है? होली, दशहरा और हनुमान जयंती के अवसर पर भरता है। फिर रामपुर का मेला, यह मेला दौसा में बसवा तहसील, मतलब जो दौसा की बसवा तहसील है वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर भरता है रामपुर का मेला। बिजासन माता मेला जो है, यह मेला दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र के खुर्रा स्थान, मतलब खुर्रा नाम के स्थान पर चैत्र पूर्णिमा को लगता है। ओके, ये देखो, ये जो बिजासन माता है उनकी इमेज है। कि जो बिजासन माता है उनका भी मेला भरता है। ओके, कितना समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट है गणगौर मेला। गणगौर मेला यह लालसोट तहसील में चैत्र सुदी तीज पर 30 दिवसीय मेला लगता है। मतलब तीज के अवसर पर यह मेला लगता है, गणगौर मेला। इस मेले को तीज पर 3 दिवसीय मेला, मतलब तीज जो रहती है सुदी तीज चैत्र महीने की, तब 3 दिन का यह मेला लगता है। और कहाँ लगता है? लालसोट तहसील में लगता है, जिसमें तीज की सवारियां निकाली जाती। क्या निकाली जाती? जो तीज माता रहती है उनकी सवारियां निकाली जाती है। ओके, फिर है पिपलाज माता का मेला। यह मेला दौसा के पिपलाज में वैशाख सुदी अष्टमी को भरता है। ओके, जो पिपलाज माता का मेला है यह वैशाख सुदी अष्टमी को पिपलाज में भरता है। देखो, ये जो इमेज है पिपलाज माता की इमेज है। ओके, देखो एक बार हम और मेले देख लेते हैं। पहला है हमारा मेहंदीपुर बालाजी का मेला। यह मेला जो है वह होली एवं दशहरा तथा हनुमान जयंती के अवसर पर भरता है। फिर है रामपुर का मेला जो जन्माष्टमी के अवसर पर भरता है। कहाँ भरता है? तो बासवा तहसील में। ओके, फिर बिजासन माता का मेला जो है वह लालसोट में के खुर्रा नामक स्थान पर चैत्र पूर्णिमा को लगता है। गणगौर मेला जो है वह तीज के अवसर पर 3 दिन के लिए लगता है, चैत्र सुदी तीज पर, और इसमें गंगौर की सवारियां निकाली जाती है। और पिपलाज का जो मेला है यह वैशाख सुदी अष्टमी को लगता है। कहाँ? पिपलाज में। उसके बाद हम देखते हैं दौसा के जिले के पर्यटक स्थल। क्या देखते हैं? दौसा जिले के पर्यटक स्थल। पहले ये बंजारों की छतरी जो मैंने बताया था, 6 खंभों की छतरी है जो लालसोट में है। उसके बाद है नाई का नाथ तीर्थ स्थल। नायका नाथ तीर्थ स्थल जो है वह लवान दौसा में स्थित है। उसके बाद आभानेरी, आभानेरी में ठीक चांद बावड़ी के विपरीत हर्षदा माता का मंदिर है और यहाँ की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, जिसकी
तीन और कलात्मक सीढ़ियाँ, तीनों ओर चांद बावड़ी की कलात्मक सीढ़ियाँ जो अनगिनत है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों द्वारा 8वीं व 9वीं शताब्दी में किया गया है। फिर है भंडारेज की बावड़ियाँ। जो भंडारेज की बावड़ियाँ है वो भंडारेज गांव दौसा में है। यह कुंभाणी शासकों द्वारा निर्मित है होने के कारण कुंभाणी बावड़िया कहलाती है। भांडरेज की बावड़ियों को कुंभाणी बावड़िया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कुंभाणी शासकों द्वारा निर्मित है। ओके। फिर भांडरेज में स्थित 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है। मतलब जो भांडरेज में ये जो बावड़ी है, भांडरेज की बावड़ी, यह 5 मंजिला बावड़ी है। ओके। जो संस्थापक की दृष्टि से उत्कृष्ट है। ओके। यह बालाजी का मेला भी लगता है। क्या लगता है? यहाँ पर बालाजी का मेला। उसके बाद है आलूदा का बुबानिया कुंड। यहाँ बने कुंड पुराने समय में आने जाने के उपयोग में लाए जाने वाली बुबानिया बहली, बुबानिया जो है उन्हें कहते हैं बहली के आकार में निर्मित है। ठीक है। इसके आकार में निर्मित है तो बहली के आकार में निर्मित है। ओके। उसके बाद है सुंदरदास जी का स्मारक जो है वह दौसा में के समीप गेटोलाव में संत दादू के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक है। कहाँ है? तो दौसा के समीप गेटोलाव में संत दादू के शिष्य सुंदरदास जी का स्मारक बनाओ। कहाँ? सुंदरदास जी का स्मारक की जगह। सुंदरदास जी का दादूपत की नागा शाखा के प्रमुख संत थे। जिसके नागा शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो सुंदरदास जी दादूपत। जो सुंदरदास जी है वो दादूपत की नागा शाखा के प्रमुख संत। दादूपत में सर्वाधिक साहित्य की रचना सुंदरदास जी ने ही की है। जो दादूपत जो है पंथ, उसमें जो सबसे ज्यादा रचनाएं जो की है वो सुंदरदास ने की है। उसके बाद है झाजी रामपुर। यहाँ झाजेश्वर मंदिर है। ठीक है। क्या है? झाजेश्वर मंदिर है। किसका? महादेव का, जिसमें 121 महादेव की शिवलिंग है। ठीक है। ओके। उसके बाद है महाराणा सांगा का चबूतरा। सांगा का चबूतरा या फिर छतरी बसा के समीप धूप तलाई में है। कहाँ पर है? बसा के समीप धूप तलाई में स्थित है। घायल राणा सांगा को खानवा युद्ध के बाद बसा ले जाया गया था। बसा में ही उनकी मृत्यु होने का वर्णन मिला है। मतलब कहा जाता है कि बसा में ही इसकी महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इसका वर्णन किया गया है और यह बसा के समीप धूप तलाई में है। ठीक? जो महाराणा सांगा का चबूतरा है। इतना समझ आया? कि एक बार और बता देती हूँ मैं। जो पर्यटक स्थल है, बंजारों की छतरी है या 6 खंभों की छतरी जो लाल सोट दौसा में है। नायिका नाथ तीर्थ स्थल जो लावण दौसा में है। आभानेरी जहाँ अक्षरा माता का मंदिर है और चांद बावड़ी, ये दोनों प्रसिद्ध है और 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था। फिर भांडरेज की बावड़िया है जिन्हें कहा जाता है कुंभानी बावड़िया। ये दौसा गांव में स्थित है। यह 5 मंजिला वो है। क्या है? मंजिल है। ठीक है। बावड़ी जो है 5 मंजिला है और यहाँ पर बालाजी का मेला भी लगता है। आलूदा का बुबानिया कुंड, मतलब यह जो कुंड है यह पूरा पहले के समय में आने जाने के उपयोग लाई जाने वाली बुबानिया मतलब बहली के आकार में बने हुए हैं। ओके। फिर ये सुंदरदास जी का स्मारक जो दौसा में है। दौसा के समीप गेटोलाव में है। जो संत दादू के शिष्य थे। कौन थे? सूरदास सुंदरदास जी का स्मारक। जो सुंदरदास जी वो दादू के शिष्य थे। ओके। और दादू पंथ की नागा शाखा के प्रमुख संत थे। कौन? सुंदरदास। ओके। फिर जो सर्वाधिक रचना की है दादू पंथ में वह सुंदरदास ने की है।
जंजीरिया में झालेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ 121 मूर्तियां हैं। ओके। महाराणा सांगा का चबूतरा एवं छतरी बसा के समीप धूप तलाई में है। कहाँ है? धूप तलाई में। घायल राणा सांगा को खानवा युद्ध के बाद बस ले बसवा ले जाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बसवा में ही खानवा के युद्ध के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी बसवा में ही। ओके। फिर दौसा जिले के कुछ प्रश्न हैं, देख लो, कुछ डिटेलिंग है। ओके। इतना समझ आया जितना अभी तक मैंने बताया? देखो, राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला जो है वो दौसा जिला है। ठीक है। माधो सागर बांध जो है वो दौसा जिले में पीतल के बर्तनों के लिए बालहेड़ा महुआ डोसा, जो महुआ डोसा है वह प्रसिद्ध है, तथा लावण गांव की दरिया प्रसिद्ध है। ओके। झिलमिल बांध, चिरगिरी बांध, मोरेल बांध, काला खोह बांध, रेडियो बांध आदि कहाँ के प्रसिद्ध है? तो किस जिले में है? तो दौसा जिले में। भांडरेज में लोहे के समान चमड़े की जूतियां रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। भांडवरेज कस्बा महाभारत कालीन भाद्रपदी नदी में, मतलब जो भाद्रवती नगर जो है, जो भांडवरेज कस्बा जो है वो महाभारत कालीन में जो भद्रावती नगर जो था उससे संबंधित है। ठीक है। देखो, एक बार और बताती हूँ भांडरेज के बारे में। लोहे के समान भांडरेज में लोहे के समान चमड़े की जूतियां रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है, जो भांडवरेज कस्बा महाभारत कालीन भाद्रवती नगर से संबंधित है। चांद बावड़ी जो है वो आभानेरी दौसा में स्थित है। दौसा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर पर निमला राइसेला गांव में लगभग 10 लाख टन हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क के भंडार मिलेंगे। मतलब हेमेटाइट किस्म के जो लोहे होते हो उनका यहाँ पर भंडार मिलेगा। कहाँ पर? निमला राइसेला गांव में। कहाँ? निमला राइसेला गांव में। ओके। दौसा में लोहा खनिज उत्पादन क्षेत्र निमला राइसेला है। ओके। बसवा मिट्टी, जो बसवा मिट्टी के कलात्मक बर्तन से निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दौसा जो है वह बसवा मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के निर्माण से प्रसिद्ध है। दौसा जिले में सोना उत्पादन क्षेत्र जो है वह है धानी बावड़ी। क्या है? धानी बासड़ी। ओके। जो है धानी बासड़ी जो है वो सोना उत्पादन क्षेत्र है दौसा जिले का। बंजारों की छतरी, जिसे मैंने आपको बताया था, ये छतरी 6 मंजिला छतरी और यह दौसा जिले के लाल सोट में है। दौसा जिले से होकर बहने वाली नदियां जो है वह बाण गंगा नदी और मोरेल नदी, डूड नदी। ओके। लाल सोट का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? हेला ख्याल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध जो है वह दौसा जिले से है। ओके। इतना समझ आया? तो हमने आज दौसा जिले का भी अध्ययन कर लिया है। हमारा दौसा जिला भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा जिला पढ़ेंगे। ओके। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके। okay? 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 ।
उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। मतलब वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियोस को। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। जो भी क्यूरी हो वो कमेंट्स में पूछ लेना कमेंट करके। ओके, बाय एंड थैंक यू।